इंटरफेरेंस चल रहा था हमारा। हमने ये बताया था कोई भी दो वेव, मैं दोबारा से इक्वेशंस लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सुपर इम्पोज किया था, इन दोनों को हमने ऐड किया था, y इज इक्वल टू क्या बोला था हमने, y1 प्लस y2। सुपर पोजिशन में हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया था, y इज इक्वल टू, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारे पास सुपर पोजिशन के बाद इक्वेशन आ गई थी। हमने कहा था कि a हमारे पास क्या आया था, a हमारे पास आया था a स्क्वेयर इज इक्वल टू a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। फिर हमने ये कहा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बताया था। मैं ये कहता हूं कि यहां एम्पलीट्यूड कितना है, a1, मींस इंटेंसिटी I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर। यहां एम्पलीट्यूड कितना है, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काफी सारी बुक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा रखा है, k I1 इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू k a2 स्क्वायर, और अगर ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सुपर पोजिशन के बाद नई वेव आ गई। सुपर पोजिशन के बाद जो वेव आई उसकी इंटेंसिटी को I ले लेते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। समझ आ गया? ध्यान से देखिए, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां। मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू, दैट इज I1, दैट इज I2, देख सकते हो, प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos फाइव। यहां तक हमारा जो पिछला वीडियो था यहां तक करवाया हुआ था। इसके बाद मैंने ये कहा था दिस टर्म, ये वाली जो टर्म है ना, ये इंटरफेरेंस टर्म के नाम से बताई थी हमने। इस टर्म को क्या बताया था, इंटरफेरेंस टर्म। एनी डाउट? ये हमारे पास इंटरफेरेंस टर्म है। अगर ये टर्म नहीं होती तो इंटरफेरेंस नहीं होता, फिर एवरेज वैल्यू आ जाती, जो हम आगे एक टॉपिक में आपको बताएंगे। क्लियर है यहां तक? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये हमारे पास इंटरफेरेंस टर्म है। यहां हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। आप अपने जो पिछली क्लास देखी थी उसमें मैंने बताया था कि मान लीजिए ये आपके पास दो स्लिट है और ये आपके पास स्क्रीन है, S1 S2 सोर्स। यहां से हमने कहा था कि वेव इसके अंदर से जा रही है। उसके बाद मान लीजिए आपने ये कोई भी P पॉइंट ले लिया, यहां से एक वेव गई, यहां से एक वेव गई, दोनों सुपर इंपोज हुई और वहां पर कोई भी फ्रिंग्स बनी। मेरी बात समझ गए? जो आप कंडीशंस की बात करते हो मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरी बात समझ गए? यहां कोई भी आपके पास फ्रिंग बनी है, हमें नहीं पता क्या बनी है। हम क्या कह रहे हैं कि एक वेव S1 स्लिट से यूं जा रही है, पॉइंट क्लियर हुआ, और दूसरी वेव S2 स्लिट से जा रही है यहां से। ये दोनों वेव सुपर इंपोज हो गई, दोनों वेव मिल गई और वहां हमारे पास फ्रिंग्स बन गई। हमें नहीं पता डार्क फ्रिंग्स है या ब्राइट फ्रिंग्स है, बताना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कंडीशंस की बात कर रहा हूं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट फ्रिंग्स, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव और डार्क फ्रिंग्स। समझ आ गया? सबसे पहले देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट लिख रहा हूं इसको। सबसे पहली कंडीशन हम कंस्ट्रक्टिव के लिए लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ब्राइट फ्रिंग्स कब बनती है बताओ? क्रस्ट से क्रस्ट मिले, मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, ये चाहते हैं हम। मेरी बात समझ गए? हम क्या चाहते हैं? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी। हम देख रहे हैं फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या है,
आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कोस। I1 I2 पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो इनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है वो तो है ही। डिपेंड किस पर कर रहा है? कोस फाई पर। अगर कोस फाई मैक्सिमम हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं। हम लिखेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव कोस फाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। मेरी बात समझ आ गई होगी, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम ये चाहते हैं कि कोस फाई जो है ना वो मैक्सिमम हो जाए, बस कोस फाई मैक्सिमम होगा वो 1 पर होगा। और कोस फाई 1 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? फाई इज इक्वल टू 0। अकेली 0 नहीं होती भाई। देखो क्वाड्रेंट बना रहे हैं हम, ठीक है। मैंने ये कहा यहां कोस की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा इस लाइन पर 1 होता है। यहां कोस थीटा क्या होता है? यहां कोस थीटा क्या होता है? कोस 90 0। और यहां भी कोस थीटा क्या होता है? मतलब y एक्सिस पर कोस 0 होता है, x एक्सिस पर +1 -1, ठीक है। मैंने कहा 0 डिग्री, यहां कितना है? पाई डिग्री। यहां कितना है? 2 पाई। यहां कितना है? यहां कितना है? यहां कितना है? अरे है या नहीं है? तो इन वैल्यूज पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब आप क्या कह सकते हो? 2n पाई। क्या कह सकते हो? लिख सकता हूं मैं इसको? अरे लिख सकता हूं 2n पाई पर +1 होता है, मतलब आप लिख सकते हो कोस 2n पाई इज ऑलवेज +1। बोलो कह सकते हो कि नहीं? और यहां क्या है? -1 है। कंडीशन मालूम होनी चाहिए भाई। ये क्या है? कोस, बोलो 2n - 1 पाई। n की वैल्यू 1 पुट करिए, पाई आ जाएगा। 2 पुट करिए, 3 आ जाएगा। 3 पुट कर दीजिए, आ रहा है कि नहीं? अरे हमने तो ओड बनाना है ना, 1 3 5 7। ओड कब बनता है? किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? इवन। और उसमें से 1 माइनस या 1 प्लस कर दो। नहीं आया समझ में? सभी को समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो देखिए ये हम आपको बताना चाह रहे थे। अब हम क्या चाहते हैं कि कोस की वैल्यू मैक्सिमम आए, मतलब हमारा फेज 2n पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 5 पुट कर लेंगे। आपने इसको समझना है, आपने इसको समझना है कि ये क्यों होना चाहिए, ये समझिए। आपने कहा कि यहां से देखिए मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं। मैंने क्या कहा? 1 वेव 2 3 1 2 3। इसका मतलब यहां से ये वेव मर्ज होना शुरू हुई थी ना, इन दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस कितना है? अरे कितना पाथ डिफरेंस है? और एक वेव में कंप्लीट एंगल कितना बनता है? जैसे ही 2 पाई का डिफरेंस आया, क्रस्ट आ गई। ये क्रस्ट है, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ। मर्ज हो रही है। कौन सी फ्रिंग्स बनती है? ब्राइट फ्रिंग्स। कंस्ट्रक्टिव। नहीं आया समझ में? सभी को आ गया? कोई डाउट है? नहीं है। मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारे पास 2 अलग अलग वेव हैं, ठीक है। अब एक यहां से है, एक यहां से है। देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको मर्ज करते हो, ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा बना दिया मैंने, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, भाई
1 वेव और ये क्या है 2, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, एंगल कितना हो गया, एक वेव का कितना होता है, 2 वेव का कितना हो गया 4 पाई। यहां ये किसकी बारी आ गई, यहां क्या है, क्रस्ट क्रस्ट मिल रही है, ट्रफ ट्रफ, कौन सी फ्रिंग बनेगी, ब्राइट बनेगी। 6 पाई होगा तो मतलब हम वेव कंप्लीट करके ही आगे मर्ज करवा रहे हैं। मेरी बात समझ गई। हम ये कहना चाहते हैं इफ, अब ध्यान से समझना है आपने, इफ 2 पाई फेज डिफरेंस, 2 पाई फेज डिफरेंस बिटवीन 2 wave, then path difference is, पाथ का कितना का डिफरेंस हो जाएगा लैम्बडा। अगर फेज डिफरेंस में 2 पाई का डिफरेंस आया तो कितना पाथ पीछे चल रही है वेव, लैम्बडा पीछे चल रही है। मेरी बात समझ गए। कल का वीडियो में आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल, मैंने इस तरह का एग्जाम्पल दिया था, 1 वेव और दूसरी वेव मैंने यहां बना रखी है यूं, ये वेव पीछे चल रही है, कितना पाथ डिफरेंस है वही तो बताना है ना। अब ये कैसे बता पाओगे आप, अगर मान लीजिए आपने कहा ये पाथ डिफरेंस क्या है P, अगर 1 हुआ तो कितना एंगल हो जाएगा बेटा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया हमने, इसको हमने उल्टा लिख दिया, पाथ डिफरेंस ले रहे हैं ना। इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा देन फेज डिफरेंस, हाँ जी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई। मेरी बात समझ गए। पाथ डिफरेंस 1 हुआ तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर पाथ डिफरेंस P हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई, पता चल जाएगा हमें, मालूम हो जाएगा। हम पाथ डिफरेंस निकाल देंगे और वैल्यूज हमारे पास निकलती हुई आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाथ डिफरेंस हम बताते हुए भी चले जाएंगे, डायरेक्ट भी बता सकते हो, दोनों मेथड हैं। पाथ डिफरेंस बताओ तो भी निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस बताया तो भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड है। अलग अलग बुक्स में देखोगे अलग अलग मेथड लिखे हुए हैं। पॉइंट क्लियर है। हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस निकाला था, अरे फेज डिफरेंस निकाला था इसलिए हमने यहाँ फेज डिफरेंस निकाल दिया। अगर पाथ डिफरेंस P हुआ तो फेज डिफरेंस क्या आएगा 2 पाई बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई P। मेरी बात समझ गए। मतलब हमारे पास किसका फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस का। किसका फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस का। ये है हमारे पास फेज डिफरेंस। मेरी बात समझ गए, समझ आ गया। हमने क्या कहा बेटा, फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस पढ़ चुके हैं। क्या है फेज डिफरेंस, अभी अभी बताया था। कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बताई थी ना। फॉर कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, दोनों को कंपेयर करूं, अरे दोनों को कंपेयर कर दे। दोनों को कंपेयर किया तो 2 पाई बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई P इज इक्वल टू 2n पाई। बेटा 2 पाई कैंसिल हो गया, देन P इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा। n इज इक्वल टू क्या कह रखा है आपने 0 1 2 3 4। मेरी बात समझ गए। 1 रखोगे लैम्बडा आ गया, 2 रखोगे तो 2 लैम्बडा। मतलब 2 वेव कंप्लीट होने के बाद तीसरी वेव कहां से शुरू होगी, क्रस्ट से। नहीं आया समझ में, सभी को आ गया। 3 लैम्बडा 3 वेव कंप्लीट, 4th कहां से शुरू होगी, क्रस्ट फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव देन ब्राइट फ्रिंग्स। समझ आया कि नहीं आया, सभी को आ गया, किसी को कोई डाउट है। चलो मान लीजिए ये तो कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव की। अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो क्या होगा, मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद फॉर्मूला प्रूव करेंगे, जैसे कि हमने इसमें समझा था। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, फॉर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में कौन सी फ्रिंग बनती है बेटा, डार्क। मेरी बात समझ गए। डार्क फ्रिंग्स है तो उसमें आप क्या करोगे, देखिए डिस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ है, उससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। ठीक है, हम वैसे समझ लेते हैं। हमें पता है कि भाई यहां स्क्रीन है,
ठीक है, यहां हमारे पास स्लिट है S1 S2, ये सोर्स है हमारे पास। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमने क्या कहा कि एक वेव यहां से जा रही है और एक यहां से जा रही है। यहां P पॉइंट पर कोई भी फ्रिंग बनी हमें मालूम नहीं है, बट हमने देखा कि यहां से हमने वेव बनाना शुरू कर दिया। क्लियर, यहां से भी वेव बनाना शुरू कर दिया हमने। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला और देखा इसके बाद की वेव कंप्लीट है। मान लीजिए इधर 3 वेव बनी तो इधर भी कितनी बनी, समझ आ गया। 3 वेव्स अगर इधर बनी है तो इधर भी कितनी वेव है। अरे पाथ डिफरेंस कितने का है, आधी वेव का है। ये क्रस्ट है और ये क्या है, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट। अगर ये मिलेंगे तो कैसी फ्रिंग बनेगी, डार्क। हमने डार्क की तो बनानी है। डार्क कब बनेगी, जब क्रस्ट ट्रफ से मिलेगी। मतलब ये कितनी वेव है बेटा, कितनी है। मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा बदल कर दो। मैंने ये कहा एक वेव तो यहां से शुरू होती है, इस पॉइंट पर जाती है, हो गया। दूसरी वेव यहां से, ये S1 है, ये क्या है, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे ही बनाओगे ना आप। और दूसरी वेव यहां से जा रही है यो। अब यहां से देखते हैं, हमने ये परपेंडिकुलर जो डाला वो यहां डाला। अब ये एक कंप्लीट वेव बनी 1, दूसरी आधी बन गई, मतलब कितनी बनी 1 एंड। अब किसकी बारी आ गई यहां, ट्रफ। ये क्या है, कैसे बनेगी, हम क्या देख रहे हैं, हाफ, 1 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, 3 एंड हाफ। मतलब कुछ वेव तो कंप्लीट प्लस हाफ। समझ आ गया, समझ आया कि नहीं। 1 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, 3 एंड हाफ या ओनली हाफ। मेरी बात समझ रहे हो। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसको 3/2 लैम्बडा कह सकते हो बेटा। अगली जो आएगी उसको 5/2 लैम्बडा, 7/2 लैम्बडा। ये तो मैंने डायरेक्ट समझा दिया आपको। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया कि जो डार्क फ्रिंग्स बननी चाहिए थी उसमें जो हम बताना चाह रहे हैं, क्रस्ट को ट्रफ से मिलाना है, और उसके लिए जो वेव का डिफरेंस होगा या तो हाफ का करेंगे या 1 एंड हाफ का करेंगे या 2 एंड हाफ का। तो माइंड सेट हो गया λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इतना तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए। बट अगर हम इसको इस फॉर्मूले से पढ़ें तो सेम आएगा। करके देखें, देखिए हमने क्या कहा, पाथ डिफरेंस हमारा, फेज डिफरेंस कितना है बेटा, 2π/λ इंटू। और हमने कहा था कि अगर यहां ये वैल्यू पुट करते हैं तो डार्क फ्रिंग्स बनेगी क्योंकि मिनिमम वैल्यू आएगी। बोलो कहा था कि नहीं भाई, cos φ -1 है, उस फॉर्मूले में माइनस पुट करके देखो। कौन से फॉर्मूले में, I = I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos φ। cos φ की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ही मिनिमम वैल्यू आएगी ना। नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो वहां मिनिमम करना है, मिनिमम पे क्या बनती है, डार्क। समझ आ गया। मिनिमम पर कौन सी फ्रिंग बनती है, डार्क फ्रिंग्स बनती है। तो हमने क्या कह दिया यहां पर, डार्क फ्रिंग्स बनाने के लिए हम करेंगे भाई 2π, देखिए ध्यान से, फेज डिफरेंस क्या है, λ इंटू P = यहां फेज डिफरेंस क्या है बेटा हमारे पास, 2n - 1 इंटू, बोलो, हम लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंग्स। क्या लिखेंगे बेटा, फॉर डार्क फ्रिंग्स। हमें पता है कि डार्क फ्रिंग्स के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए, और -1 क्या होती है बेटा, मिनिमम वैल्यू होती है, और ये वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव। ये किसके लिए है बेटा, याद रखोगे ना। कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है ना। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी भाई, पाई से पाई कैंसिल, पाथ डिफरेंस निकाल दो, 2n - 1 λ/2। भाई ये लैम्बडा उधर चला गया, 2 नीचे आ गया, p की वैल्यू आ गई। अरे यही तो है, λ/2, 3/2 लैम्बडा, 5/2 लैम्बडा, 7/2 लैम्बडा। इनकी वैल्यू 1 पुट करो, क्या आया, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 लैम्बडा। 2 पुट करो क्या आएगा, 3 पुट करके देखो, आ रहा है ना। मतलब n = क्या लिखेंगे, 1 2 3 पुट करते चले जाओ।
अब हमें एक पॉइंट मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ? डार्क फ्रिंग्स और ब्राइट फ्रिंग्स कितने पाथ डिफरेंस पर बनती है, ये हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ब्राइट फ्रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्बडा, डार्क फ्रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ये बात हम सीख चुके हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो अब उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे भाई। ये फैन ऑफ कर दो। एक दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, एक दो कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में ये कहता है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि क्या होते हैं और कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। साउंड क्लियर आएगी? ठीक है। जो हम कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं पहले भी बता चुके हैं, और कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं इनके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हम स्लिट का साइज बहुत कम रखेंगे। स्लिट साइज मीन्स 0.3 mm, उनके बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। उनके बीच का गैप होता है 2 mm, 2 मिलीमीटर। समझ आ गया? अप्रोक्सीमेट होता है, हम चाहते हैं कि बहुत कम गैप में दो स्लिट बन जाए। तो कोहेरेंट सोर्स और परमानेंट इंटरफेरेंस भी इसी तरह से प्रोड्यूस होता है। परमानेंट के लिए भी आप फ्रिंग्स को देख पाओगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं वो लिखी हुई है, आप इनको पढ़ के देखेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, जो ये थ्योरी पढ़ी हुई है, इस थ्योरी के बेस पर एक न्यूमेरिकल जो सीबीएसई बोर्ड में हर 1-2 साल में पूछा जाता है। अगर आप अपनी बुक भी खोल कर देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि इस टाइप का जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ उस टाइप का न्यूमेरिकल कम से कम हर 1 या 2 साल में पूछा गया है। मेरी बात समझ गए? तो देखिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ इसी कंडीशन पर। अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि इसके अंदर अगर हम 2 पाई फेज डिफरेंस लेंगे तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा होना चाहिए। अगर पाई लेंगे तो λ/2, सिंपल है। 4 पाई लेंगे तो 2 लैम्बडा। क्लियर हो गया ना भाई? समझ आ गया? ये कहता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक न्यूमेरिकल है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसकी बात कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। मान लीजिए ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बता रहा है। समझ आ गया? अब इंटेंसिटी बनाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए भाई, स्लिट होगी S1 और S2। समझ आ गया? एक वेव यहां से जा रही है और एक यहां से जा रही है, यहां से एक वेव जा रही है और दूसरी यहां से जा रही है। एनी डाउट? अब ये कहता है कि वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, यहां जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है बेटा? लैम्बडा इज के यूनिट, मींस इस पॉइंट पर इंटेंसिटी है वो कितनी है बेटा? कितनी है बेटा? के यूनिट। समझ आ गया? जो P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताई गई है वो के यूनिट बताई गई है अगर पाथ डिफरेंस क्या हो? लैम्बडा। समझ आ गया? देखिए बेटा, हमने जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू I1 प्लस 2 रूट ऑफ, यही पढ़ा था। इस I की वैल्यू को क्या बताया गया? के यूनिट। हम यह कह देते हैं इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, मैं लगभग इन दोनों की इंटेंसिटी को सेम मान लेता हूं। मैं दोनों की वैल्यू पुट करता हूं, I1 I0 प्लस I0 प्लस 2, सीधा लिख दूं I0 cos phi। क्लियर है? K इज इक्वल टू आ गया 2 I0, I0 प्लस I0 2 I0, 4 I0 मत कर देना कभी, यहां प्लस है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई भी है। 2 I0 कॉमन आ गया, 1 प्लस cos phi। यहां क्लियर है? अब इसके बाद हमने क्या किया? K इज इक्वल टू 2 I0, 1 प्लस cos phi, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर phi बाई 2। क्या होता है फॉर्मूला? समझ आ गया? हमने क्या किया भाई? K इज इक्वल टू लिख दिया 4 I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया,
ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर आप इसको बाद में भी पुट करेंगे तो भी पुट कर सकते हो, आप यहाँ आई लिख सकते हो। ये हमारी फाइनल इंटेंसिटी आ गई। बट के यूनिट बतानी है, कब बतानी है? जब पाथ डिफरेंस क्या हो? लैम्बडा। हम कहेंगे इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा देन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बताओ फेज डिफरेंस क्या होता है लैम्बडा के लिए? बताया था कि नहीं बताया था? अगर फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पढ़ चुके हैं ये तो। हमने क्या किया, फाई की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। हमारे पास क्या हो गया? पाथ डिफरेंस लैम्बडा है। उस समय इंटेंसिटी क्या बता रखी है बेटा? के इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप? 4I0 कोस स्क्वायर पाई 2 पाई अपॉन 2 पाई हो गया। कोस पाई -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 मीन्स के इज इक्वल टू क्या आ गया? के की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये पता है क्या पूछ रहा है? फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 4। आपने उस पॉइंट पर इंटेंसिटी बतानी है जहां पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्बडा बाई 4 है। यहां वेव गई, यहां से वेव जा रही है। लैम्बडा बाई 4 के लिए तो ये पोर्शन आएगा, क्योंकि एक वेव कंप्लीट है बेटा। ये कंप्लीट लैम्बडा है, आधी वेव लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 4 के लिए तो यहां आना चाहिए। आप देखो मेरा चौक यहीं जा रहा है, यही है ना? बस नहीं आया समझ बेटा? पाथ, मैं कहता हूं इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 4 देन बेटा फाई क्या हो जाएगा? अरे 2 पाई बाई 4 कर दो। अरे लैम्बडा की वैल्यू 2 पाई है ना, तो लैम्बडा बाई 4 कर रहे हो तो 2 पाई बाई भी क्या लिख दो? क्या आ जाएगा एंगल? पाई बाई 2। नहीं आया समझ में? आ गया ना? वैल्यू पुट कर दीजिए। हम वैल्यू पुट करेंगे देन इंटेंसिटी को I1 बता दूं बेटा? नई इंटेंसिटी आएगी, हमें नहीं पता क्या आएगी। I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4I0 कोस स्क्वायर बेटा पाई बाई 4 कर दूं? क्यों? यहां अपॉन में 2 है। फाई की वैल्यू क्या लिखी हमने? क्या हो गया? कोस पाई बाई 4 क्या होता है? कोस 45 1/√2। वीडियो चल रहा है, अगर कोई बाहर का कैंडिडेट भी देखेगा तो क्या कहेगा? 1/√2। समझ गए? यहां 1/√2 करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 1/√2 का स्क्वायर 1/2, मतलब I1 क्या आ गया हमारे पास बेटा? 2I0। क्या आ गया? 2I0 आ गया। कोई डाउट है? 2I0 4I0 किसके इक्वल था? मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? नहीं आया समझ में? आ गया? मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है कि आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 4 की जगह पर ये कह दिया लैम्बडा बाई 3 है। पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 3, तो फाई क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाई 3। वैल्यू पुट करिए और फिर कंपेयर कर दीजिए। के की टर्म में आंसर आना चाहिए जैसे यहां आया है। मेरी बात समझ गए? किसकी टर्म में आंसर आना चाहिए? क्लियर है? क्योंकि वैल्यू पुट करोगे I0 की टर्म में आएगा, फिर उसको इसके साथ कंपेयर जरूर करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है? मैं आपको बता देता हूं, CBSE बोर्ड 2014, 17, 19, 3, 12, 16 आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मेरी बात समझ गए? तो आपकी बुक है ये, इसमें स्टंप लगी हुई है CBSE बोर्ड की कि आए हुए हैं ये। हर 1-2 साल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं के की टर्म में या I0 की टर्म में, इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और सॉल्यूशन नहीं कर पाते। मेरी बात समझ गए? एक बेसिक्स आइडिया जो हमने आपसे बताया था, पाथ डिफरेंस अगर पाई है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई। उन्हीं को आपसे कह दिया लैम्बडा बाई 4 है तो 2 पाई बाई 4, लैम्बडा बाई 6 है 2 पाई बाई 6। इस तरह से करना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। मेरी बात समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया? तो उसके बाद ये कहता है कि अभी आपने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पढ़नी है। क्या है भाई? अभी तक क्या पढ़ रहे थे?
एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ रहे थे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मींस ब्राइट फ्रिंग्स एंड डार्क फ्रिंग्स। ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स के बारे में आपने पढ़ा था, समझ आ गया? ब्राइट फ्रिंग्स के बारे में पता चल गया कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा। डार्क फ्रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n-1 लैम्बडा बाई 2। ये पॉइंट याद हो जाने चाहिए आपको, मेरी बात समझ रहे हो? ब्राइट फ्रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, n लैम्बडा, समझ गए? और डार्क के लिए क्या होना चाहिए, 2n-1 लैम्बडा बाई, याद रखोगे? थ्योरी के अंदर, क्यों मैं ये बार बार रिपीट क्यों करवा रहा हूं, थ्योरी के अंदर इसी का यूज है। ये कहता है कि आपने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, अब उसकी थ्योरी करिए। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी के अकॉर्डिंग आप पाथ डिफरेंस निकालो पहले, उस पाथ डिफरेंस को बताना कि अगर ब्राइट फ्रिंग्स आए तो हम ये वैल्यू पीछे पढ़ चुके हैं और मैं पुट कर रहा हूं। अब मेरी बात समझ गए? हम लिखेंगे अब थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ वेव। पढ़े भाई? देखिए, हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने कहा ये सोर्स है, ये S1 स्लिट, S2 स्लिट, इनके बीच का जो गैप है उसको मैं D से लिख रहा हूं बेटा, स्मॉल d। ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है भाई? हम किसी भी पॉइंट पर फ्रिंग्स बनाएंगे। मैंने ये कह दिया इन दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है वो काफी कम होता है, पहले भी एक्सपेरिमेंट में बता चुके हैं, पर उतना छोटा गैप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा गैप दिखा रखा है। पॉइंट को ध्यान से समझना है आपने। अब इनका जो मिडिल पॉइंट है उसको मैंने O पॉइंट कह दिया, S1 S2 के सेंटर पॉइंट को, ठीक है? ध्यान से समझना, अगर यहां से ये हाइट देखी जाए तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, और ये भी कितनी हो जाएगी फिर, d/2। यहां तक क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? मैंने ये कहा कि इनके बीच की जो गैप डिस्टेंस है उसको कैपिटल D से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? हर एक बुक में इन्हीं से लिखा हुआ है, इसको A से लिख सकता है बस, ये कैपिटल D ही है, समझ गए? कोई अलग नहीं लिख रहा है, और हर एक जगह यही फॉर्मूले फिर आपने याद भी रखने होंगे। हमने कहा कि एक P पॉइंट है जहां कोई फ्रिंग बन रही है। P एक पॉइंट है जहां पर क्या बनी हुई है, फ्रिंग बनी हुई है, कोई भी एक फ्रिंग, ब्राइट है या डार्क है हमें नहीं पता, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं है। हमने क्या कहा, यहां से एक वेव P पॉइंट पर जाती है और यहां से दूसरी वेव P पॉइंट पर जाती है। क्लियर? इसका मतलब है कि हम ये बताना चाहते हैं कि एक वेव तो यूं जा रही है और दूसरी वेव यहां से जा रही है। पता नहीं कितना डिफरेंस आया नहीं आया, हमें नहीं मालूम। मैं ये कह देता हूं कि P पॉइंट की जो पोजीशन है ना, O पॉइंट से X हाइट पर है। जो ये सेंटर पॉइंट है, कहां से? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से X हाइट पर हमने P पॉइंट लिया हुआ है जहां हम फ्रिंग की बात कर रहे हैं। दैट इज P पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ फ्रिंग फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? P क्या है बेटा? P बी ए पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रिंग फ्रॉम O, और O क्या है बेटा? सेंटर है। समझ आ गया होगा? यहां तक क्लियर है? हमने ये कहा O से जो P पॉइंट है ना, वो पोजीशन को डिसाइड कर रहा है। क्लियर है? हम ये भी बता देंगे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंग्स की पोजीशन कहाँ है, सेकंड की पोजीशन कहाँ है। पोजीशन बता सकते हैं फिर तो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। क्या चाहते हैं हम? अगर कोई भी फ्रिंग है तो पाथ डिफरेंस होगा। हम चाहते हैं कि इनके बीच में क्या निकाल लिया जाए? पाथ डिफरेंस। क्या निकाल लिया जाए? पाथ डिफरेंस।
हमारा मेन मकसद है पाथ डिफरेंस निकालना। पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो एक वेव S1 से चलना शुरू होती है और P तक जाती है, दूसरी वेव S2 से चलना शुरू होती है और P तक जाती है। अगर इन दोनों के पाथ का डिफरेंस कर दिया जाए तो शायद हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। एक वेव कहां से चलना शुरू कर रही थी? S1 से। कहां पर फ्रिंग बनी जाकर? P पर। दूसरी वेव जो सुपर इंपोज हो रही थी S2 से जा रही थी और वो P तक गई। उन दोनों ने कितना पाथ ट्रेवल किया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। हम यू परपेंडिकुलर डालकर दिखा रहे थे, दो मेथड है, एक परपेंडिकुलर डालकर निकालने का है, दूसरा मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उससे भी कर सकते हो। कौन सा करोगे? कोई सा भी कर लो, पाइथागोरस थ्योरम कर लो। चलो, हमने क्या किया, मैंने ये कहा कि भैया ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए बी मैंने अपनी तरफ से नाम लिख दिया। मैंने कहा एक ट्रायंगल ले रहा हूं S1AP, ट्रायंगल S1AP, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है? बेस का नाम क्या होगा? शाबाश, S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? बेटा S1 की वैल्यू क्या है? S1A D स्क्वायर प्लस AP, ये कितना है? बिल्कुल सही है, यहां से यहां तक x है, ये d/2 है, तो ये कितना बचा? x माइनस, एनी डाउट? ट्रायंगल S2BP, देखो ध्यान से, S2BP बन गई ट्रायंगल। इसमें S2P का होल स्क्वायर निकाल दे बेटा, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस BP स्क्वायर। देखो ध्यान से एक बार, S2B होल स्क्वायर BP स्क्वायर। बताओ भाई S2P स्क्वायर क्या होगा? D स्क्वायर प्लस, भाई बिल्कुल सही है, x प्लस D/2, क्योंकि आपको पता है सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है? x, इसके नीचे कितनी है? D/2, इसका होल स्क्वायर कर दो। कोई डाउट है? हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर लिख दिया, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर दे। या क्या हो जाएगा बेटा? S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, D स्क्वायर से D स्क्वायर को उड़ा दिया, क्या बचा हमारे पास? x प्लस D/2 माइनस, अगर थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने, और अगर 12th में भी थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हो। पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं बता सकता हूं कहां पढ़ा था। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, उसमें आया था R माइनस ए स्क्वेयर प्लस R प्लस ए स्क्वेयर माइनस R माइनस ए स्क्वेयर, बोलो आया था कि नहीं? 4AR, अच्छा याद तो है, वही है 4AB फॉर्मूला होता है। स्क्वायर खोलोगे सीधा 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई D/2, लिख दूं सीधा? अरे लिख दें। और अगर फिर भी समझना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, बीच में माइनस है, खोल लेना। समझ आ गया? घूर के मत देखो बस। S2P प्लस S1P, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूं,
S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 4xd/2। क्लियर? कोई डाउट है? पक्का समझ आ गया? तो देखिए हमने इसको क्या लिख दिया भाई, 2xd लिख दो इसको। हमने ये कहा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, आपने कहा है कि 2xd लिख दो, तो मैंने लिख दिया 2xd, और ये जो प्लस वाला है ना इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं S2P प्लस S1P। क्लियर? मैंने आपसे बार बार ये बात कही है, और शायद मैंने इसको शुरू किया था तब भी बताया था कि S1 और S2 के बीच का गैप ही बहुत ही कम है। मीन्स S2P इज नियरली इक्वल टू S1P विच इज नियरली इक्वल टू D। ऐसा नहीं है कि फ्रिंग्स बहुत दूर बनेगी, उसका पैटर्न बनता है वो भी बहुत छोटी सी जगह में बनता है। ये P पॉइंट वेरी क्लोज टू O। समझ आ गया? यहां लिख देंगे एंड P पॉइंट इज वेरी क्लोज टू O। ऐसा नहीं है कि यहां आपने एक स्लिट लगाई, यहां दूसरी स्लिट, उस दीवार पर देख रहे हो पूरी दीवार पर बन गई, ऐसा नहीं होता। उसके बीच का गैप बहुत कम होता है। मैंने आपसे बताया था एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो, अगर आपने ढंग से देखा है तो इनकी जो थिकनेस होती है कितनी बताई थी, साइज ऑफ स्लिट 0.3 mm, इनके बीच का गैप क्या होता है 2 mm, इनके बीच में ये जो कैपिटल D है वो क्या होता है 1 मीटर। अरे बताया था कि नहीं? अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है ये, इससे ज्यादा नहीं होती। अगर हम इसमें देखेंगे कि ये जो साइज है ना, यहाँ पर फ्रिंग्स इतनी सी जगह में ही दिख जाएंगी आपको, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी, उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि एक फ्रिंग यहाँ बन रही है दूसरी यहाँ बन रही है, ये गैप तो बहुत ज्यादा हो गया, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये P पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक है, इतनी सी जगह में सारी फ्रिंग्स बन गई है, तो P पॉइंट भी कहीं बीच में से शायद इसके बहुत ज्यादा नजदीक ही होने वाला है। पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। नियरली इक्वल बोला है मैंने, इक्वल नहीं बोला। नियरली इक्वल का मतलब जैसे कि एरर लेते थे आप, एरर पढ़ा था 11th क्लास में, पढ़ाया था आपसे। एरर में एक वैल्यू होती है 2.00001, एक वैल्यू होती है 2.0000002। दोनों वैल्यू बहुत नजदीक है, दोनों को हमने 2 + 2 करके 4 कर दिया, बट दोनों को माइनस करेंगे तो 0 नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए? हम वो माइनर सा डिफरेंस ही फाइंड आउट करना चाहते हैं बस। क्लियर है? तो डिफरेंस 0 नहीं करेंगे, इस वैल्यू को D लिख देंगे। समझ आ गया? वैल्यू पुट कर रहे हैं S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, क्या लिख दें उसको, D + D, क्या बन गया? इसको भी D लिख दिया, इसको भी D लिख दिया, ये बता तो रखा है। क्या हो गया 2xd/2d। S2P माइनस S1P इज इक्वल टू xd। ये क्या है हमारे पास? अरे क्या निकाल रहे थे हम? ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब हमने आपसे ये बता दिया कि इंटरफेरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो वेव सुपर इंपोज हो रही है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा xd/d। मैथमेटिकल हमने फाइंड आउट कर दिया। मेरी बात समझ गए? अगर ये मैथमेटिकल फाइंड आउट किया है और ये इनका पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो हमने एक पहले इंटरफेरेंस जब पढ़ाना शुरू किया था, एक्सपेरिमेंट करा रहे थे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो उसमें पढ़ाया था कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा आया तो ब्राइट फ्रिंग्स बन जाएगी, और अगर 2n-1 λ/2 आया डार्क फ्रिंग्स बन जाएगी। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? सभी समझ आ गया होगा? अब देखिए हम यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स। ये गड़बड़ कर दी मैंने, डायग्राम साफ कर दिया, वो साफ कर देता, उसकी जरूरत भी नहीं थी, और बनाना पड़ेगा दोबारा से। कोई बात नहीं, मैं अभी बना देता हूं। देखिए P पॉइंट
ध्यान, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये क्या था, ये हाइट कितनी है बेटा, S1 S2, ठीक है भाई। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, यही था ना, ये डायग्राम था। अब देखना है मैंने क्या बोला है, पोजीशन ऑफ ब्राइट, ठीक है। हम सीधा लिखेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंग्स, ब्राइट फ्रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, पढ़ चुके हैं। और पाथ डिफरेंस इस फॉर्मूले से क्या आया हमारा, मतलब ये पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा के इक्वल हुआ तो ब्राइट फ्रिंग्स बन जाएगी। मैं सही बोल रहा हूं, अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा के इक्वल हुआ तो ब्राइट फ्रिंग्स बनेगी। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर यही पाथ डिफरेंस मैं लिख रहा हूं यहां पर फॉर डार्क फ्रिंग्स, अगर यही पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्बडा बाई 2 के इक्वल हुआ तो क्या बन जाएगी, वही एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई, मैं तो केवल x निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से भी x निकाल रहा हूं, d ऊपर आ गया, स्मॉल d नीचे, 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d। एक बात याद रखना, पोजीशन में कैपिटल D बड़ा वाला D ऊपर होता है, छोटा वाला नीचे होता है। समझ गए, देखिए ध्यान से, पोजीशन ऑफ क्या निकालना था, ये लिखा हुआ है ना। सबसे पहले सेंटर की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंग्स, पहले की बात करें, n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगी, O पर। समझ आ गया। पोजीशन फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंग्स, n इज इक्वल टू क्या करेंगे, पोजीशन बताइए क्या हो जाएगी, x1 लिख रहा हूं मैं, 1 पुट करेंगे तो लैम्बडा d बाई, अरे 1 पुट कर दीजिए, मेरी बात समझ गए, पॉइंट क्लियर है। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, पक्का। मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां से लैम्बडा d अपॉन d हाइट पर b1 फर्स्ट ब्राइट, ये b सेंट्रल, यहां से 2 लैम्बडा d बाई d हाइट पर b2 सेकंड ब्राइट, मेरी बात समझ गए। यहीं से 3 लैम्बडा d बाई d हाइट पर, नहीं आया समझ में, आ गया ना। मैं पोजीशन ही तो बता रहा हूं, मैं तो x बता रहा हूं कि सेंटर से इतनी ऊपर एक फ्रिंग बनेगी, सेंटर से दूसरी इतनी हाइट पर बनेगी, ये डिस्टेंस बता रहा हूं। इसी तरह पुट कर लोगे पोजीशन आ जाएगी, इस तरह फ्रिंग्स बनती हुई चली जाएगी। नहीं आया समझ में। अगर डार्क की निकाले तो भी n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करके देखो। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो x1 आएगा डार्क, x1 डैश लिखना, डार्क को किससे लिखेंगे, x1 डैश, n की वैल्यू 1 पुट करिए, लैम्बडा d अपॉन 2d, ध्यान से देखना है। x2 डैश निकालेंगे बेटा, यहां तो क्या है, 4 n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट डार्क, लिख दोगे, n इज इक्वल टू 2, x2 डैश लिख दूं, 3 लैम्बडा d अपॉन, ऐसे कर लोगे। ध्यान से देखो, यहां ब्राइट बनी थी, ठीक है, ये हाइट कितनी है, लैम्बडा d बाई d, और ये हाइट कितनी है, मतलब आधा हो गया। इसका मतलब है कि यहां ब्राइट बनी, यहां ब्राइट बनी, और इनके बीच में क्या बनी, डार्क। समझ आ गया। ये लैम्बडा d बाई डी, ये 2 लैम्बडा d बाई डी हो गई।
यहां सेकंड कहां बन रही है? 1.5। 3/2 का मतलब क्या होता है? ये 1 पर है, ये 2 पर है, और 1.5 मतलब इन दोनों के एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसे बनेगी। समझ आ गया कि नहीं? पोजीशन निकाल लोगे x1 x2 x3। अगले वीडियो में हम x1 x2 x3 से आगे शुरू करेंगे। समझ आ गया?